एनर्जी ड्रिंक्स पूरे पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैलती जा रही हैं। पाकिस्तान जो कि एक चाय ड्रिंकिंग नेशन है, वहां एनर्जी ड्रिंक्स का अपनी जगह बनाना बहुत अनोखी बात है। एक वक्त तक एनर्जी ड्रिंक्स बहुत महंगी हुआ करती थी और एक मखसूस तबके के साथ एसोसिएटेड थी, लेकिन अब चूंकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है तो आपको हर तबके का शख्स ना सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पीता हुआ नजर आएगा बल्कि अपने बकरे को भी पिला रहे होते हैं। टिकटॉक पे देखे तो स्टिंग की बोतल की लोगों ने विकेट्स बनाई होती हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक अपने ऊपर डाल रहा होता है या कोई सुबह नाश्ते में पी रहा होता है। ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम सिर्फ इसमें जानना चाहेंगे कि एनर्जी ड्रिंक्स किस तरह दुनिया में मुतारिफ कराई गई, इसकी फॉर्मुलेशन क्या होती है, किस किस मकासद के लिए ये इस्तेमाल होती रही है और किस तरह ये पूरी दुनिया का सफर करते करते पाकिस्तान के घर घर पहुंच गई है। आइए चल के देखते हैं एनर्जी ड्रिंक्स एक्सप्लेन्ड। मेरा नाम है जुनैद अकरम और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एनर्जी ड्रिंक के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसकी बुनियाद सबसे पहले जर्मन आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रखी, जहां वो अपने सोल्जर्स को एनर्जी वाटर के नाम से एक फॉर्मुलेशन पिलाया करते थे जिसमें मेथएम्फेटामिन मिली हुई थी। वही मेथ जो कि वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन बना रहे हैं, वो एनर्जी वाटर में मिक्स होके अपने फौजियों को पिलाते थे ताकि वो एनर्जाइज रहें, अलर्ट रहें और जंग में थके नहीं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 1949 में अमेरिका की रियासत टेनेसी में डॉक्टर इनफ नामी एक ब्रांड ने एक एनर्जी बूस्टर मुतारिफ कराया जिसमें 3 इंग्रेडिएंट शामिल थे, जैसे कि विटामिन बी, केन शुगर और कैफीन। फिर टाइमलाइन में आगे चले तो 1962 में जापान में टाइशो फार्मास्यूटिकल्स ने पहली बार ड्रग फ्री एनर्जी ड्रिंक बनाई जो कि मिनी बार साइजेस में अवेलेबल थी और वो इतनी मकबूल हुई कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर तक भी उसके एड में थे। और उनका एक और एड बड़ा मशहूर हुआ था और उस जमाने के हिसाब से कहे तो वायरल हुआ था, जहां पे वो दिखाते थे कि जापानीज बिजनेसमैन ये ड्रिंक पी के बड़े एफिशिएंट होते हैं, तेज तेज काम करते हैं, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। तो सबकॉन्शियसली लोगों ने टाइशो फार्मास्यूटिकल के इस एनर्जी बूस्टर के साथ एफिशिएंसी को लिंक कर दिया और फिर टाइशो फार्मास्यूटिकल्स और उनकी तरह की लगभग मजीद एनर्जी बूस्टर्स एशियन मार्केट को कवर करते करते जब यूरोप में फुटप्रिंट रखने लगे तो दुनिया के 2 बड़े जायंट्स कोका कोला और पेप्सी वो कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने भी सोचा कि हमें भी एनर्जी बूस्टिंग कैटेगरी में एक अपना प्रोडक्ट मुतारिफ करना पड़ेगा ताकि ग्लोबली हम इस एरिया में भी कंपीट कर सके। तो फिर कोका कोला ने एक ड्रिंक मुतारिफ कराई जिसका नाम था कोका कोला इन द मॉर्निंग और उसको देखा देखी पेप्सी ने पेप्सी एएम के नाम से एक ड्रिंक मुतारिफ कराई। ये एक्स्ट्रा कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती थी, इसमें बहुत ज्यादा शुगर होती थी और कहा जाता था कि ये आपने नाश्ते में पीनी है ताकि आप चुस्त हो जाएं, चाको चौबंद हो जाएं और आपकी भी एफिशिएंसी जबरदस्त हो जाए। और फिर आता है सन 1984 जहां पे ऑस्ट्रियन बाशिंदा जिसका नाम डीट्रिक मास्चिट्स था, वो एक टॉयलेटरीज की कंपनी में काम करता है। बिजनेस ट्रिप पे वो थाईलैंड जाता है और बैंकॉक की सड़कों पे वो एक बड़ी अनोखी चीज देखता है। वहां पे जो लोग साइकिल रिक्शा या हाथ गाड़ी चलाते हैं, उसके जो ड्राइवर्स होते हैं या पायलट्स होते हैं, वो एक खास किस्म की ड्रिंक पीते हैं एक पीली कलर की शीशी में और वो पीने के बाद उनमें बड़ी शक्ति आ जाती है, बड़ी ताकत आ जाती है, बहुत एनर्जाइज हो जाते हैं और तेज तेज अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो उसे उस पर खोज लगाई तो पता चला ये सुपर चार्जिंग टॉनिक्स के बड़े वर्जन्स वहां मौजूद हैं जो कि थाई लोग पीना पसंद करते हैं और उसको पीने के बाद बहुत एनर्जाइज हो जाते हैं। और फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि टॉयलेटरीज का काम करते हैं खल्ली वल्ली और क्रेटिन डैंग नाम का एक ब्रांड होता है जिसके साथ वो पार्टनरशिप में आ जाता है और ये जो सुपर चार्जिंग टॉनिक बनाते हैं ये कैफीन और टोरिन का मिलाप होता है। बाय द वे क्रेटिन डैंग जो नाम है इसका अगर आप अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो इसका लफ्ज बनता है रेड गौर, जिसको आप दूसरे लफ्जों में रेड बुल भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये कहानी रेड बुल की थी और डीट्रिक मास्चिट्स जो है 3 साल बाद वापस ऑस्ट्रिया आते हैं और वो जो क्रेटिन डैंग होती है उसका कार्बोनेटेड वर्जन बनाते हैं जिसको आज पूरी दुनिया रेड बुल के नाम से जानती है। और फिर रेड बुल ने जिस तरह एनर्जी ड्रिंक मार्केट में धूम मचाई, आज दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट शेयर रेड बुल का है। बाय द वे फन फैक्ट, अगर आप ऑस्ट्रिया में हैं, वियना में हैं और आप साल्जबर्ग मोज़ार्ट के गांव जा रहे हैं और अगर आप एक टूर बस ले रहे हैं जिस तरह मैंने एक जमाने में ली थी, तो बाकायदा टूर बस एक रास्ते में पॉइंट पे आके रुकती है और एक झील पे या एक रिवर पे, मुझे अंदाजा नहीं है वो वाटर बॉडी क्या थी, उसके ऊपर एक खूबसूरत सा आयरन मैन के घर के नुमा एक घर था शीशे का बना हुआ और उसको हमें रोक के दिखाया गया कि ये रेड बुल के मालिक का घर है। एक और फन फैक्ट जो कि बड़ा हमने इंटरनेट पे सुना है, आई एम नॉट श्योर कि वो कितना हकीकत पे मबनी है, लेकिन रेड बुल ने इन
इनिशियली अपनी मार्केटिंग इस तरह की कि दुनिया के जो बड़े बड़े वेन्यूज थे, बड़े बड़े क्लब्स थे, उसके बाहर अपने यूज्ड और क्रश्ड कैंस कचरे के आसपास फेंक दिया करते थे, ताकि सुबह जब दुनिया जागे या जैनिटर्स आए तो वो देखे यार रात को इतने लोगों ने रेड बुल पिए, इट मस्ट बी एन अमेजिंग ड्रिंक। तो लोगों की साइकोलॉजी से इस तरह खेला गया और फिर रेड बुल ने ना आगे देखा ना पीछे और दुनिया की एनर्जी ड्रिंक मार्केट में सबसे बड़ा शेयर आज उनका है। सो अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की मार्केट में एनर्जी ड्रिंक्स कब आई, किस किस शेप में आई और कौन से साल में आई और उनका क्या टारगेट था, तो सबसे पहले हमें 1970s में ग्लूकोज डी, जो कि एक पाउडर फॉर्म में आता था, जो घर की हाउसवाइफ्स या एनर्जी एफिशिएंट लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे एनर्जी बूस्टिंग के लिए, क्योंकि उसमें शुगर रिच कंटेंट होता था। तो ग्लैक्सोज डी और वही चीज इंडिया में ग्लूकॉन डी के नाम से मिला करती थी। और फिर ट्रेडिशनल एनर्जी ड्रिंक्स की बात करें तो 2001 में रेड बुल पाकिस्तान में लॉन्च हो गई थी। उस वक्त दुनिया भर में बहुत सारे मुल्कों में फिर भी नहीं थी। पाकिस्तान में गालिबन वजह ये थी कि हमारा एक यूथ सेंट्रिक कंट्री है, आज भी हमारी 60% आवाम जो है 30 साल से नीचे की है। सो ग्लोबल मार्केट की तरह पाकिस्तान में भी रेड बुल ने टारगेट किया 18 से 34 साल के लोगों को, जिनका हाई इंटेंसिटी काम है, जिनका स्किल बेस्ड काम है, क्रिएटिव काम है, गेमर्स हैं, जैसे कि अरसलान ऐश को भी आप देखते हैं, ही इज आल्सो स्पॉन्सर्ड बाय रेड बुल। और इसी तरह अगर आप रेड बुल का इंस्टाग्राम देखें तो वहां आपको रेड बुल का कैन नजर नहीं आएगा, नजर आएगा तो एक एड्रेनलिन भरा कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट नजर आएगा, कोई पैराशूट होगा जो स्पेस से नीचे आ रहा होगा, कोई बाइक होगी जो बड़े स्टंट्स कर रहे होंगे। तो उन्होंने एड्रेनलिन के साथ, थ्रिल के साथ, एक्साइटमेंट के साथ अपनी ब्रांड पोजीशनिंग की है। ग्लोबल स्टेज की बात करें तो फिर मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक ने भी रेड बुल को काफी कंपटीशन देने की कोशिश की, काफी फेमस भी रहा, लेकिन वो उस तरह मार्केट टैप नहीं कर पाया और पाकिस्तान में 2010 में लॉन्च हुआ एज अपोज टू रेड बुल इन 2001। इस तरह की एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से लोकल जो ब्रांड्स थे, लोकल कंपेटिटर्स थे, उन पे भी प्रेशर आया कि वो भी इस तरह की इनोवेशन करें, कोई जिद्दत लाएं, कोई नई चीज लाएं और इस कैटेगरी में भी अपना नाम बनाएं। इसी की हम मिसाल देखते हैं इंडिया के शार्क टैंक में पिछले 2 सीजन्स में 2 ब्रांड्स आ चुके हैं। एक तो नो कार्ब ड्रिंक थी और दूसरी वर्ल्ड के नाम से थी, जो कि पिच फेज में आया, काफी सक्सेसफुल भी थे और उनका जो बेसलाइन एडवांटेज था वो उसका था प्राइस पॉइंट। जी हाँ, वही प्राइस पॉइंट जैसे कि स्टिंग, जो कि पेप्सिको की एक प्रोडक्ट है, उसने बीट किया। और जैसा कि आज हम देखते हैं कि स्टिंग हर जगह हमें नजर आती है। उसकी बुनियादी वजह ये कि एज अपोज टू रेड बुल जो कि आपको 350-400 में भी शायद उससे ज्यादा का कैन मिलता है, स्टिंग की बोतल आपको 60 रुपए में मिल जाती है। हाईली कैफिनेटेड होती है, शुगर कंटेंट ज्यादा होता है और जैसा कि हम देखते हैं और हमने बात भी की काफी पॉडकास्ट में कि पाकिस्तान में जो मजदूर तबका है वो सुबह सुबह या बहुत ज्यादा चाय क्यों पीता है कि वो अपने एनर्जी कंटेंट जो है उस शुगर से ले रहा होता है, ताकि उसको खाना कम खाना पड़े और वो एनर्जाइज रहे और वो काम अच्छा परफॉर्म कर सके। तो अब वही उसको नेमुल बदल शुगर कंटेंट की अगर बात करें, कैफीन कंटेंट की बात करें, तो जब उसको 60 रुपए की बोतल में मिल रही है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और यही शिफ्ट है जो आज हमें मार्केट में देखने को मिलता है। आप आम बाजार में जाएं तो आपको हर कैटेगरी का बंदा, हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बंदा जो है आपको स्टिंग की एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करता दिखेगा। अगेन, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, दिस इज ओनली टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह ये एनर्जी ड्रिंक्स वजूद में आई, किस तरह इन्होंने दुनिया में पेनिट्रेशन की, किस तरह इन्होंने मार्केट प्लेसेस जो कि सोडा से पहले ही भरी थी, कोका कोला, पेप्सी जैसे जाइंट्स दुनिया भर में अपना नाम बना के आज भी काफी मशहूर हैं। हालांकि पाकिस्तान में तो बॉयकॉट के सिलसिले के बाद हमने देखा कि लोकल ब्रांड्स भी काफी मार्केट में आए और फिर जो भी वजूहात रही और जो भी मामलात रहे वो एक अलग डिस्कशन, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में कंपटीशन को जगह मिलती है तो लोग इनोवेशन लाते हैं, नई नई प्रोडक्ट्स लाते हैं। और ये स्टिंग का जो रास्पबेरी वेरिएंट है ये पहला नहीं है, ये पहले येलो कलर में आती थी और मुझे येलो वाली पर्सनली, आई एम नॉट एंडोर्सिंग, ज्यादा पसंद थी। आप शायद उतनी मार्केट में दिखती नहीं है, ब्लू और रेड ज्यादा दिखती है। सो दैट्स प्रोबेबली द रीजन कि कैफीन कंटेंट और शुगर कंटेंट की वजह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। स्टिंग की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि पेप्सिको के अम्ब्रेला के अंडर ये एक ब्रांड है जो कि 2002 में सबसे पहले वियतनाम में लॉन्च हुआ। ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे चोज वियतनाम, और वियतनाम में लोकल फ्लेवर्स के बड़े करीब करीब था। प्राइस पॉइंट इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से यूथ में काफी एंगेजिंग रही, काफी मशहूर रही। और जैसा कि आप देखते हैं हर एनर्जी ड्रिंक पे बिजली जरूर बनी होती है, लाइटनिंग
स्ट्रॉन्ग बोल्ड जरूर बनी होती, तो ये इमेजरी भी जो है काफी अट्रैक्टिव होती है। फिर वियतनाम के बाद इंडोनेशिया, फिलिपाइन में भी ये काफी मशहूर हुई, और फिर फार ईस्ट मार्केट के बाद पाकिस्तान में जैसा कि हम देखते हैं इसकी सक्सेस है। और इसकी बुनियादी वजह ये कि वियतनामीज और पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, जैसे कि यूथ के आप साइज की बात कर लें, एज ग्रुप की बात कर लें, डिस्पोजेबल इनकम की बात कर लें, रूरल अर्बन डिवाइड की बात कर लें, बहुत सारे फैक्टर्स पाकिस्तान के वियतनाम से मिलते जुलते हैं। तो वही सक्सेस मॉडल जो वियतनाम में अप्लाई हुआ, पाकिस्तान में भी वो कामयाब रहा। अब ये जानते हैं कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स की कंजम्पशन से क्या क्या रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं। देखिए, चूंकि हाई कैफीनेटेड ड्रिंक होती है, पैल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क आपका बढ़ा देती है। साथ ही साथ चूंकि इसमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है, तो स्लीपलेसनेस यानी कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको जगा के रखती है, ये एंग्जाइटी का भी जरिया बन सकती है। और कुछ केसेस में कुछ डॉक्टर्स और कुछ स्टडीज ने कहा है कि बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ADHD का बाइस भी बन सकती है। इससे डिहाइड्रेशन भी बढ़ सकती है। अब आप सोचेंगे कि भाई एक ड्रिंक पीने से डिहाइड्रेशन कैसे, ये आपका यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है, और जितना ज्यादा आपकी बॉडी से यूरिन पास होगा तो आपकी बॉडी विल बी लेफ्ट डिहाइड्रेटेड। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी रिसर्चेस आर आउट देयर जो कि आप लिंक्स में देख सकते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो दुनिया भर में हम ट्रेंड देखते हैं कि पीपल आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, लोग हेल्थ सेंट्रिक हो गए हैं, लाइफस्टाइल लोग अपना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी शायद इंस्टाग्राम की वजह से या जो भी, बट पीपल आर वॉचिंग व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्तों में ये जितनी भी कंपनीज हैं उस तरह की इनोवेशन लेकर आए, प्रोडक्ट्स में इस तरह की जिद्दत लेकर आए कि लोग ना सिर्फ उनकी प्रोडक्ट से महसूस हों, बल्कि साथ ही साथ उनकी जिंदगी पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी ना हो, और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स एंजॉय कर सके। आई होप आपने वीडियो काफी एंजॉय की होगी। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो भी आपके कमेंट्स और सजेशंस हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।